कल हम लोग चर्चा जो कर लिए थे वो हड़प्पा में हमारा जो विस्तार है वो कहां कहां तक है ये चर्चा हो गई थी। ठीक है, आज सबसे पहले तो हम समझेंगे कि इसकी नगर योजना कैसी थी, मतलब सिटी को किस तरीके से किस ढंग से बसाया गया था। तो शुरुआत सबसे पहले नगर योजना से करते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता की समझते हैं नगर योजना। ध्यान रखना ये नगर है और नगर की योजना है, यानी कि सिटी प्लानिंग इसको हम कहेंगे कि सिटी की प्लानिंग कैसे करी गई है। तो सिटी प्लानिंग का एक तरीका जो यहां पर मिला वो काफी यूनिक है, बाकी जगह से काफी अलग है। तो सबसे पहले उस सिटी प्लानिंग को यहां पर समझ लेते थे। ठीक, सिटी प्लानिंग में क्या था कि पहली बात तो ये जो सिटी है वो ग्रिड सिस्टम पर आधारित सिटी है। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात यही है कि ये जो सिटी है ये ग्रिड सिस्टम पर आधारित सिटी है। ग्रिड सिस्टम का मतलब क्या होता है कि हर सड़क जो है वो एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई आपको दिखाई देगी। समकोण, ये देखो 90 डिग्री जो सड़कें हैं वो एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए दिखाई देंगी, यानी कि परपेंडिकुलर कट करते हुए दिखाई देंगी। और एक ग्रिड का फॉर्मेशन हो रहा होगा। ग्रिड का मतलब होता है जाल। तो एक तरीके से जाल यहां पर बनता हुआ दिख रहा होगा, क्योंकि सड़कें यहां पर क्या हो रही हैं, कैसे हैं, ग्रिड सिस्टम पर आधारित हैं। ठीक है, तो पहली इंपॉर्टेंट बात यही है कि सड़कें जो है वो जो रोड है वो एडजेसेंट टू परपेंडिकुलर, एक दूसरे के कैसी हैं, परपेंडिकुलर यहां पर देखने को मिलती हैं। इसलिए ये एक ग्रिड पैटर्न पर आधारित एक सिटी है, वेल प्लान्ड सिटी है। पहली खास बात ये इस सिटी की। दूसरी खास बात यह है कि इस सिटी में आप दुर्ग पाएंगे। दुर्ग को सीटाडेल बोला गया है। यहां पर आप दुर्ग देख पाएंगे। दुर्ग यहां पर दो किस्म के देखने को आपको मिलेंगे। एक बड़ा दुर्ग है या ऊंचा दुर्ग है, और दूसरा यहां पर निचला, नीचे का दुर्ग है। दुर्ग का मतलब यही है कि जैसे अगर ये कोई एरिया है और इस पूरे जमीन पर, मैं आपको टॉप व्यू दिखा रहा हूं, किसी जमीन का एक टॉप व्यू दिखा रहा हूं। ये जमीन है। अब इस जमीन में मान लो कि गवर्नमेंट ने घोषित किया कि ये इतना जो क्षेत्र है ये रेजिडेंशियल इलाका है। कैसा है, रेजिडेंशियल इलाका है, जैसा कि आजकल मेट्रो सिटीज में देखने को मिलता है, रेजिडेंशियल एरिया है। और गवर्नमेंट घोषित करे कि ये जो इलाका है इतना, ये कैसा है, ये कॉर्पोरेट जोन है, या फिर SEZ आजकल बनने लगा, सेज बोलते हैं उसको, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, बिल्कुल। तो ये मान लो दूसरा इलाका है SEZ। तो ये कॉर्पोरेट जोन है, थोड़ा अपनी भाषा में कहते हैं। अब होगा क्या कि एक सिटी के अंदर दो अलग हिस्से हैं। तो सीधी सी बात है कि इस सिटी के अंदर जितने भी घर होंगे वो सब रिहायशी लोगों के होंगे, बाजार होंगे, यहां पर ट्रेड हो रहा होगा, जो उस समय के लीडर लोग रहे होंगे उनका निवास स्थान होगा, जो लोग फैसले लेते होंगे उन लोगों का निवास स्थान होगा। और ये जो छोटा इलाका दिख रहा है ये मुंबई की धारावी मान लो आप। अब ये जो कॉर्पोरेट जोन आपको दिखाई दे रहा है और ये जो रेजिडेंशियल जोन दिखाई दे रहा है, यहां आम नागरिक रह रहे हैं, यहां पर सारी कॉर्पोरेट गतिविधियां हो रही हैं। तो ये सब बड़े लोग हैं, सामंत लोग हैं, यहां सब आम पब्लिक है, मजदूर लोग हैं, काम करने वाले हैं, व्यापारी हैं, ये सारे लोग यहां रह रहे हैं। ये लोग ऐसा नहीं यहां आते नहीं होंगे, आते होंगे, व्यापारिक गतिविधि के काम के लिए आते होंगे, लेकिन ये जो है ये थोड़ा सा जमीन से उठा हुआ होगा, जमीन से ऊंचाई पर होगा, और ये जमीन पे नीचाई पे होगा। जैसे अगर बाढ़ आए तो ये भले एक बार डूब जाएगा, ये नहीं डूबेगा, ये थोड़ा सा ऊंचाई पे होगा। जैसे अपना राष्ट्रपति भवन काफी ऊंचाई पर है बाकी दिल्ली की अपेक्षा। कुछ भी गड़बड़ होगा दिल्ली डूब जाएगी, लेकिन राष्ट्रपति महोदय सुरक्षित रहेंगे क्योंकि वो ऊंचाई पर है। ठीक, दूसरी बात यह है कि इनके आसपास जो आप बाउंड्री देख पा रहे हो, यहां पर एक हैवी सी वॉल हुआ करती थी, दीवार, चार दीवारी। ऐसे ही यहां पर भी एक
चार दीवारी हुआ करती थी चारों तरफ से। यही जो चार दीवारी है इसी को कहते थे दुर्ग। इसी को हम लोग क्या कहते थे? दुर्ग या सीटाडेल। तो सीटाडेल बहुत सारे स्थानों पर दोनों जगह दिखाई दिया है। कुछ स्थानों पर एक्सेप्शंस भी हैं कि नहीं मिले हैं, है ना। कुछ स्थानों पर 3 तरीके के सीटाडेल भी मिले हैं। तो ये सारी की सारी चीजें यहां पर आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो इनको हम लोग जनरली कैसे कहते थे? एक पूर्वी टीला, इसको पूर्वी टीला कहते थे, और इसको कहते थे पश्चिमी टीला, ठीक। इस तरीके से होता था, दो हिस्सों में बटा रहता था, एक पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला, ठीक है। जो पूर्वी टीले होते थे अपेक्षाकृत बड़े होते थे, सामान्य नागरिक, व्यापारी, शिल्पकार, कारीगर ये सब लोग रहते थे। और जो पश्चिमी टीला होता था वो सामान्यतः एक प्रशासनिक यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी थी, जहां सार्वजनिक भवन मिलते थे, है ना। जो वहां के सामंत लोग थे उनके बारे में जानकारी मिलती थी। तो ये सब था। पश्चिमी टीला एक रक्षा प्राचीर से घिरा होता था। कहने का मतलब है कि इसके चारों तरफ आप क्या पाओगे? एक ऊंची सी दीवार होगी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी में, ठीक है। इसमें हर जगह नहीं है, कुछ जगह है भी, कुछ जगह नहीं भी है, लेकिन यहां आप देखोगे लगभग हर जगह आपको मिल जाएगी, ठीक है। रक्षा प्राचीर का मतलब है एक दीवार जो चारों ओर से उसको घेर ले। शायद इसीलिए होगा कि भाई जनता अचानक से भीड़ लगा के ना आ जाए। अब जैसे हमारा संसद भवन है, तुम घुस पाओगे? नहीं घुस पाओगे, पूरा बैरिकेटेड है चारों तरफ से। ऐसे ही कह सकते हैं कि इसको भी बैरिकेटेड बनाया गया होगा, इस पश्चिमी इलाके को इस तरीके से वेल प्लान करके इसको डिजाइन किया गया है। कालीबंगा इसका एक अपवाद है, जहां पर दोनों, कालीबंगा में दोनों जगह रक्षा प्राचीर मिल जाएगी। लोथल और सुरकोटदा में अलग अलग दो टीले नहीं है, मतलब ये दो पार्ट में डिवाइड ही नहीं है, वो एक ही है ना। जैसे हमने कह रहे हैं ना दो जगह डिवाइड है, तो मैंने कहा ये केस हर जगह लागू नहीं होगा, तो उसके कुछ एक्सेप्शंस हैं। जैसे मैंने एक एक्सेप्शन बताया कालीबंगा का। कालीबंगा में क्या है? दोनों जगह ये मिलेगा। ज्यादातर जगह आपको क्या दिखाई देगा? यहां रक्षा प्राचीर तो गारंटेड होगी होगी, लेकिन कालीबंगा में यहां पर भी है जैसे, और बहुत सारी जगह पर क्या है, लेफ्ट राइट या पश्चिम पूरब जैसा कुछ नहीं है, दोनों मर्ज है, एक ही बॉडी में है सब कुछ। तो ऐसा सुरकोटदा में मिल रहा है और मिल रहा है आपको लोथल में, है ना, सुरकोटदा और लोथल में, ठीक है। और दोनों मर्ज होने के बाद पूरा इलाका एक साथ घिरा हुआ है, लोथल में भी और सुरकोटदा में भी, है ना। दोनों इलाके अलग अलग नहीं है, मर्ज हैं, और पूरे के पूरे इलाके में एक बाउंड्री, दुर्ग बना हुआ है, एक रक्षा प्राचीर बनी हुई है जो पूरा का पूरा इलाका आपका घेरे हुए है, ठीक है। बस हाँ, अच्छा हाँ, मैं एक चीज और कह रहा था कि कुछ जगह 3 हिस्सों में भी बटा है, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा। तो इसका भी एक एग्जाम्पल है धौलावीरा। धौलावीरा में आप पाओगे कि नगर जो है वो 3 खंडों में बटा हुआ है। अभी यहां पे जनरली 2 खंडों में है ना। लोथल में हमने बताया कि एक ही में है, लेकिन धौलावीरा में 3 हिस्सों में बटा हुआ है। तो सबके अलग अलग एग्जाम्पल हैं, और इन एग्जाम्पल्स को ना कहीं एक जगह पर मेंशन कर लो, क्योंकि इंपॉर्टेंट रहेंगे वो पॉइंट। जैसे सबसे पहला मैंने जिक्र किस सिटी का किया था? कालीबंगा का, ठीक है। तो कालीबंगा में क्या है? कालीबंगा में क्या है? जो नगर क्षेत्र है, नगर क्षेत्र में भी रक्षा प्राचीर है, ठीक है, नगर क्षेत्र में भी है। दूसरी चीज, लोथल और सुरकोटदा, लोथल और सुरकोटदा ये वो 2 जगह हैं यहां नगर 2 टीलों में नहीं बटा है, बल्कि एक ही है। और चारों ओर रक्षा प्राचीर से घिरा है।
चारों ओर क्या है, रक्षा प्राचीर से घिरा है। ये दूसरा एग्जाम्पल है। रक्षा प्राचीर समझ रहे हो, बाउंड्री है ना, बाउंड्री है। तीसरा कौन सा बताया था, चहुदड़ो। चहुदड़ो यह दुर्गीकृत नहीं है। दुर्गीकृत नहीं होने का मतलब क्या हुआ, मतलब इसके आसपास बाउंड्री नहीं मिलेगी। हाँ, फोर्टिफाइड नहीं है, यह दुर्गीकृत नहीं है चहुदड़ो। और धौलावीरा, धौलावीरा यह 3 हिस्सों में बटा है। ध्यान रखना, हिस्ट्री में अपवाद ही सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। यहां से क्वेश्चन आए हैं चारों से कहीं ना कहीं। तो ये इसका हो गया, और तो कोई अपवाद है नहीं मेरे ख्याल से। तीसरा कंसेप्ट ये है कि ये जो आपको सिटी दिख रही है ना, ये जहां लोगों ने अपने घर बनाए होंगे, अब है क्या कि इसको अगर मैं मुख्य रोड बनाऊं, इसे मैं कहूं कि ये मुख्य रोड है, ठीक है ना, ये मेन रोड है, हाईवे है ये। अच्छा, जैसे मैंने कहा ये भी क्या है, एक हाईवे है, ये सब हाईवे है। हाईवे का मतलब है उस दौर में जो सड़क की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से सही सड़क है, ठीक है। अब ये सड़क है कुछ इस तरीके से, ये सड़कें हैं उस समय की। अब सड़क आपको दिख रही है, घर कैसे होते थे उस पर आते हैं। इस समय लोगों के जो घर थे, जैसे मान लो कि तुम्हें यहां पर एक प्लॉट दिया गया, तो तुम्हारा प्लॉट ये रहा, ठीक है, ये तुम्हारा प्लॉट है, बल्कि प्लॉट ऐसे नहीं, ऐसे, ये 2 प्लॉट है, एक प्लॉट ये रहा, दूसरा प्लॉट ये रहा, ठीक है भाई। ऐसे ही मान लो इस सड़क पे भी 2 प्लॉट हैं, एक प्लॉट ये रहा, दूसरा प्लॉट ये रहा, ठीक है। अब घर में मान लो ये मेन रोड है, ये मेन रोड है, मुख्य रोड है, और ये घर में बगल में गई हुई गली है, ठीक है। जैसे मान लो कि इधर से जब आते हो तो ये मेन रोड है, और ये सिटी, ये कॉलोनी के अंदर आई है, ये गलियां हैं, ठीक है ना। अब होता यह है कि हमारा जो घर का, मान लो ये मुख्य रोड है, इसी कोने की अगर बात करें, और यहां पर किसी का इस तरीके से, जहां पे मेरा पोस्टर लगा हुआ है वो वाला घर मान लो ये है, अब उसके सामने क्या, यहां चौराहा है, ठीक, ये मेन रोड है। तो उस समय क्या होता था, इस मेन रोड पे ये अपना फ्रंट गेट नहीं रख सकता, अलाउड नहीं था, उसको गेट गली के अंदर ही लगाना पड़ेगा। आजकल क्या है, आदमी फ्रंट पे तो सबसे बड़ा गेट लगाएगा ऑन रोड, जो बड़ी वाली मुख्य रोड होगी, और गली अली में लगाए ना लगाए वो दूसरी बात हो गई, उसके ऊपर है, मन हुआ तो लगा लिया, नहीं। इसका इंपैक्ट क्या रहता होगा, या इससे आप क्या समझते हो? इसका इंपैक्ट यह है कि मेन रोड पर ट्रैफिक काफी अगर रहता है, अगर तुमने वहां गेट भी अगर रख लिया है, तो सीधी सी बात है, तुम्हारे दरवाजे पे कुछ लोग आएंगे, गाड़ी रोकेंगे, अंदर एंट्री बाहर आना जाना ये सब लगा रहेगा, और अगर ऐसा रहेगा तो वो सड़क पे क्या है, इंटरफेरेंस पैदा करेगा, आने जाने वाले लोगों को तकलीफ होगी, होती भी है। किसी भी दुकान के बाहर कोई ट्रैक्टर या कोई लोडर वगैरह खड़ा होता है तो आप भी जानते हो ट्रैफिक की स्थिति आ जाती है अपने आप। अब सोचो यही चीज गली के अंदर होती तो ये स्थिति आती क्या? तो मुख्य रोड अंदर हो गई, तो वो ट्रैफिक से कहीं ना कहीं बचने का एक तरीका रहा होगा, जहां तक मुझे लगता है। तो इस समय की सिटी प्लानिंग में एक हिस्सा ये भी है कि हर घर का मुख्य दरवाजा मुख्य सड़क पे ना होकर के गली में होता था। आगे बात समझ में? हर घर में, घर का डिजाइन भी बता देता हूं, जैसे मान लो ये घर है इतना बड़ा, तो घर का डिजाइन ऐसा होता था कि बीच में बड़ा सा आंगन होता था,
आंगन के चारों तरफ 3 या 4 कमरे होते थे, ठीक है, इधर 3 4 3 4 ऐसे करके 3 या 4 कमरे जनरली होते थे। हर घर में एक शौचालय होता था, एक कुआं होता था पानी के लिए। हर घर में पानी के लिए एक शौचालय और कुआं। हम बता रहे हैं कि ये लगभग हर जगह, नगर में, नगर की बात बता रहे हैं जहां लोग रह रहे हैं, पब्लिक रह रही है, वहां की बात हो रही है। वहां की क्या करोगे बात, वहां पर तो व्यापार हो रहा है ना, तो व्यापार के हिसाब के होंगे। यहां सिंपली बीच में एक आंगन है, बीच में एक आंगन है, आसपास 4 या 5 कमरे हैं, हर घर में एक रसोई भी है, एक स्नानागार भी है, मतलब बाथरूम भी है, एक रसोई और एक स्नानागार है, और ज्यादातर घरों में कुआं भी है। और ऐसा पाया गया है कि हर घर पक्की ईंटों से बना हुआ है, सिवाय की कालीबंगा। कालीबंगा में कुछ हिस्से थे जो कच्ची ईंटों के मिलते हैं। ज्यादातर जगह पर आप देखेंगे घर बना है पक्की ईंटों से, ठीक है। और कालीबंगा में अगर हम बात करें तो वहां नाली, कुएं और दहलीज जो है वो तो पक्की ईंटों की दिखती है, लेकिन बाकी घर जो हैं वो पक्की ईंटों के नहीं मिलते हैं, ठीक है। ईंटें जो होती थी उनका जो साइज था वो 4:2:1 था। इस साइज का क्या मतलब है? इस साइज का मतलब है जैसे ये आपकी ईंट है, ऐसे, ये अगर आपकी ईंट है तो ईंट में क्या होगा, एक तो ये उसकी हाइट होगी, एक ये लेंथ होगी और ये एक विड्थ होगी, 3 ही होंगे उसमें। तो जो सबसे बड़ी है ये लेंथ है, ये विड्थ है और ये हाइट है। तो लेंथ, विड्थ और हाइट का जो रेशियो है वो 4:2:1 होगा। ऐसा ईंटों से देखने को मिला है। पकी हुई ईंट है, मतलब ईंट भट्टे वाली, मतलब उस समय ईंट के भट्टे भी रहे होंगे जहां ईंटें पकाई जाती हों, ईंटों को पाथा जाता होगा, ये सब भी था। कुछ जगह से ये भी चीजें मिली हैं कि जैसे हमारा जो बड़ा दुर्ग दिख रहा है, ये वाला दुर्ग, छोटा वाला, यहां पर एंट्री गेट पर बड़े बड़े साइन बोर्ड भी थे, जैसे प्रशासनिक भवन लिखा हो, एंट्री करता ना लिखा रहता प्रशासनिक भवन, ऐसे करके साइन बोर्ड जो हैं वो लकड़ी के हुआ करते थे, है ना, लकड़ी का। और उसका साइज भी दिया है, कुछ साइज भी था उस साइन बोर्ड का। प्रत्येक की ऊंचाई 37 मीटर, चौड़ाई 25, 37 और 25 सेंटीमीटर, 37 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर, अंदाजा लगा लो 37 और 25 के आसपास साइन बोर्ड मिले हैं जिन पर जिप्सम से लिखा गया है। हमने यूज क्या किया मटेरियल, जिप्सम यूज किया है, और जिप्सम से लिखा, जिप्सम नहीं जानते हो, K2SO4 इंटू बस, और H2O कितने, हाँ CaSO4, हाँ हाफ H2, ठीक ठीक वही है। तो जिप्सम यही होता है, जो पुट्टी होती है ना घर में, पीओपी, वो पीओपी जिप्सम से ही बनती है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है जिप्सम से ही बनती है, उसको थोड़ा केमिकली परफॉर्म कर लेते हैं। तो सीधी सी बात, तुम्हारे पास पीओपी हो तो तुम उससे सफेद सफेद लिख सकते हो ना, चल जाएगा, क्या दिक्कत है उससे। तो उसी से लगभग इस पे इन्होंने कुछ ना कुछ अपनी लैंग्वेज में लिखा होगा जो कि हम पढ़ नहीं, अक्षर तो दिखते हैं कि हाँ कुछ लिखा है, और 10 किस्म की आकृतियां इसमें दिखती हैं, लेकिन क्या लिखा है ये हम नहीं पढ़ पाए, समझ गए। तो कह सकते हैं कि सिटी वेल प्लान्ड थी, जगह जगह इंस्ट्रक्शन बोर्ड भी थे, और सिटी इधर भी देखो बढ़िया से बनी हुई दिखाई दे रही है, लोगों के घर भी अच्छे हैं, बीच में आंगन और चारों तरफ कमरे, रसोई घर है हर घर में, स्नानागार भी हर घर में, कुआं भी है ना, पक्की ईंटों का घर बना है, मतलब बिल्कुल वेल डिजाइंड स्ट्रक्चर है एक सिटी का। एक आखिरी चीज ये है कि यहां का ड्रेनेज सिस्टम बहुत प्यारा था, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम मिला है,
जल निकास प्रणाली जो है वो आंतरिक है, इंटरनल है, अंडरग्राउंड, सारी नालियां नाले अंडरग्राउंड हैं। तो समझ सकते हो कि कितनी बेहतरीन तरीके से प्लान्ड सिटी। ठीक है, देख रहे हो एक पॉइंट यहां दिख रहा होगा कि हड़प्पा सभ्यता में क्या हो रहा है, पकी हुई ईंटें या जली हुई बोल दो, ईंटों का प्रयोग हुआ है, जबकि मिस्र जो कि समकालीन सभ्यता है वहां घर बनाने में कच्ची यानी कि सूखी ईंटों का प्रयोग हो रहा है, शुष्क ईंटों का प्रयोग हो रहा है। ये चेंज है। ठीक है, जल निकासी प्रणाली की बात हो गई है, स्नान घर आंगन होता था, कुआं होता था। ठीक है, अच्छा अब हम लोग आते हैं इस समय एग्रीकल्चर में क्या था। ठीक है, एग्रीकल्चर प्रणाली इस समय की देखनी है, इकोनॉमी कैसे चलती थी वो देखनी है, शिल्प कला कैसी होती थी वो देखनी है। मतलब शिल्प कला समझते हो, क्राफ्टिंग, है ना। और इसके अलावा रिलीजन को लेकर के कुछ पॉइंट हैं वो डिस्कस करने हैं। तो इतनी चीजें पढ़नी है। उसके बाद जो एक एक शहर है इस सभ्यता का, जो इंपॉर्टेंट है कुछ 8-10 शहर, उनके बारे में और डिटेल्ड में ये समझेंगे कि कहां से कौन सी वस्तु मिली है और वो कैसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, वो और देखनी है हमें आखिरी में। तो अभी कृषि समझ लेते हैं, उसके बाद उस पर डिटेल्ड में आ जाएंगे क्योंकि वो आखिरी पॉइंट बचेगा। एग्रीकल्चर देखो, जैसे कि आप देख चुके हो नियोलिथिक एज में इंसान पशुपालन सीख चुका था, है ना, और साथ ही साथ एग्रीकल्चर करना भी हमने स्टार्ट कर दिया था। उधर हम जौ की खेती कर रहे थे, चावल की खेती कर रहे थे, गेहूं की खेती भी कर रहे थे, कपास की खेती भी कर रहे थे। ये चारों खेतियां होने लगी थी। और ये सभ्यता तो अपने आप में नदी के किनारे है, फर्टाइल लैंड है, तो सीधी सी बात है ये लोग एग्रीकल्चर अच्छा खासा करते होंगे और साथ ही साथ पशुपालन भी करते होंगे, नो डाउट, है ना। लेकिन अब इनका मेजर पेशा पशुपालन है या खेती बाड़ी है, ये आप मुझे थोड़ा इमेजिन करके बताओ कि पशुपालन ज्यादा करते होंगे कि खेती ज्यादा करते होंगे, क्या लगता है? पशुपालन। हाँ, रीजन है इसके पीछे। कहते हैं कि हड़प्पा और इसके बाद में ऋग्वैदिक काल, इन दोनों कालखंड में पशुपालन ज्यादा एक्टिव था, उतनी कृषि नहीं थी। और कहते हैं ऋग्वैदिक काल के बाद जैसे ही लोहे की खोज हुई तो कहते हैं कि एग्रीकल्चर में क्रांति सी आ गई, लोगों ने पशुपालन कम कर दिया और उत्तर वैदिक काल में आप देखोगे एग्रीकल्चर पे बहुत ज्यादा फोकस हुआ। तो तब जाकर के एग्रीकल्चर और एनहेंस होगा। ये नहीं कह रहे इसका मतलब है कि एग्रीकल्चर हो ही नहीं रहा है, प्रमुखता नहीं हो रहा है। मतलब इन दोनों में अगर कंपैरिजन करेंगे तो आपको पशुपालन थोड़ा सा ज्यादा दिखाई देगा एज कंपेयर टू दी। सरप्लस में, हाँ ठीक है, तो मैं यही तो बताना चाह रहा हूं, ये लोग ट्रेड किस किस चीज का करते थे। ट्रेड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का ही नहीं करते थे अकेले, ट्रेड में ये लोग क्या करते थे, ये पत्थरों का ट्रेड भी करते थे, ये पॉटरी का ट्रेड करते थे, मतलब बहुत सारी चीजें हाथों से बनाते थे उनका भी ट्रेड करते थे। तो ट्रेड में, हाँ, क्राफ्टिंग का ट्रेड करते थे। इसका मतलब ये नहीं है कि यहां पर ट्रेड के नाम पे सिर्फ एग्रीकल्चर है। और दूसरी बात यह भी है कि पॉपुलेशन उतनी ज्यादा नहीं थी इस समय, सरप्लस हो ही जाता था जो भी कर रहे थे एग्रीकल्चर, ठीक है ना, ये चीज थी। तो एक एक करके देख लेते हैं क्या है। यहां पर क्या हो रहा है, पर्याप्त मात्रा में अनाज का उत्पादन कर रहे हैं, मतलब जितनी इनकी जरूरत है उतना ये कर ले रहे हैं, ठीक है। और ये चीज ध्यान रखो, सरप्लस तो इंसान बहुत पहले हो चुका था। सरप्लस होने के बाद ही इकोनॉमीज डेवलप होती हैं या सभ्यताएं डेवलप होती हैं। सरप्लस होने का मतलब ये नहीं हो गया कि बहुत ही ज्यादा बड़ा भंडार भी हो गया। आप ऐसे सोचो, मोहनजोदड़ो में हमें क्या मिला, अन्नागार। अन्नागार का मतलब होता है कि जो फूड ग्रेन्स का स्टोरेज सिस्टम है, हाँ। तो अब वो जो स्टोरेज हम कर रहे हैं ना फूड ग्रेन का, वो क्यों कर रहे होंगे, क्योंकि हमारे पास सरप्लस रहा होगा, आवश्यकता से ज्यादा उत्पादन हुआ होगा, इसीलिए कर रहे होंगे। या फिर यह कह सकते हैं कि उस समय हमें
फसल शायद साल में एक बार होती होगी, तो लोग सोचते होंगे कि हमें इसे साल भर चलाना है, इसलिए स्टोर कर लेते। फ्लड का भी डर रहता था, इसलिए भी स्टोर करते थे। अब सीधी सी बात है, आपने मान लो जो खेत में आपके पास मान लो 2 बीघा खेत है, आपने कुछ 6 कुंटल अनाज किया घर में, आज की डेट में 6 कुंटल जब घर आएगा तो एक दिन में तो आप खा नहीं सकते हो, तो आज के लिए तो वो सरप्लस ही है। लेकिन हो सकता है कि 12 महीने आप ना खा पाओ, आपकी फैमिली, वो कहो 8 ही महीने में खत्म हो जाए, है ना, तो फिर उसको सरप्लस नहीं कहेंगे उस तरीके से देखो तो। लेकिन आज के हिसाब से आपको स्टोर करना ही पड़ेगा, नहीं तो फ्यूचर में क्या खाओगे? वही अन्नागार। वहीं पर उन्होंने मिट्टी के बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे, जैसे कोठला होता है ना अपने घर में, अन्नागार वही तो होता है। जैसे आजकल गांव में पहले देखा हो, पुराने घरों में मिट्टी के कोठला होते थे, देखे? आजकल तो स्टील वाला वो गोल गोल बना लेते हैं, देखा है तुमने? गेहूं भरा होगा ना घर में कहीं किसी बर्तन में बड़े से, उसी कोठला कहते हैं। हाँ नहीं सही है, उस समय होता था, मिट्टी का होता था। हमने हमारे गांव में देखे हैं, बचपन में मिट्टी के हुआ करते थे, तो मिट्टी का कोठला जो है बना करके खूब ऊंचा, उसी में गेहूं भर देते थे। तो स्टोरेज सिस्टम वही अन्नागार है, कुछ और नहीं। अन्नागार का मतलब है जहां अन्न को सुरक्षित रखा जाता हो। हाँ और क्या, ज्यादातर मोहनजोदड़ो में मिले हैं, ये बात सही है। हाँ मैं आपको बताऊं, जो ऊंचा वाला जो दुर्ग होता था वहां, हाँ वहां ज्यादा मिलते थे, जहां ट्रेड फैसिलिटेशन ज्यादा होती। लकड़ी के, हाँ ढक्कन होता होगा लकड़ी का जहां तक है। हाँ हो सकता है, हो सकता है। दूसरा, उत्पादन किस चीज का कर रहे हैं? गेहूं का, जौ का, सरसों, तिल और मसूर, ये सबसे, कपास यानी कि रुई, है ना, कॉटन, कॉटन की खेती सबसे पहले स्टार्ट करी थी। अब देखो, कृषि की जो परंपराएं होती हैं उनको आप रीडिजाइन किस आधार पर करोगे कि उत्पादन कितना है, और उत्पादन की आपको वैल्यू जो है वो मेजर करनी पड़ेगी। तो कृषि की प्रधानता का जो मापन है वो इसके अनाज उत्पादन की क्षमता पर किया जाता है। अब अगर कहीं अनाज का उत्पादन ज्यादा है तो हम ये कहेंगे कि कृषि यहां की अच्छी थी, अनाज उत्पादन कम है तो हम कहेंगे यहां एग्रीकल्चर उतना अच्छा नहीं था। इस दौर के हिसाब से लोगों के पास सही अनाज उत्पादन था, मतलब ठीक था, खराब नहीं कह सकते। यहां पर एक चीज और मिलती है कि बैलों से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं। यह क्या बता रहा है कि आदमी जुताई तो करता था, इस समय खेतों में जुताई तो होती थी। ये देखो, बैलों से जुते हुए खेत के साक्ष्य हमको मिल रहे हैं। ये क्या बता रहा है? हमारे आपके पुराने बचपन में भी लोग बैल से ही खेत जोतते थे, देखा होगा शायद आपने, सुना तो होगा ही। हाँ देखा ही होगा, बल्कि हाँ हो सकता है करीबी। ठीक है, तो हमें इसके भी प्रमाण मिले हैं। और इस समय जो मोहरे हैं और टेराकोटा की जो मूर्तियां हैं उन पे सांड के चित्र मिले हैं, यानी कि बैल के चित्र मिले हैं। इससे एक चीज और तय होती है कि इनका इंपॉर्टेंट खेती बाड़ी में बहुत अच्छा था, इसीलिए लोग इनका चित्र बनाते थे, है ना। आपको भी पता हो, आज की डेट में भले ही बैलों की कीमत ना हो, आज से अगर आप 15 साल पीछे के दौर में जाएंगे तो उस समय बैल घर में होने का मतलब होता था कि आप बहुत धनवान आदमी हैं। लोग कहते थे यार उनके घर में 4 बैल बंधे हैं। हम लोग के यहाँ आजकल कहते हैं ना 4 गाड़ियां हैं, उस समय बैलों से आदमी की इज्जत होती थी, है ना, क्योंकि एक एक बैल बहुत महंगा महंगा बिकता था। आजकल तो कोई इज्जत ही नहीं रह गई, मशीनरी का दौर आ गया है। नहीं तो अगर प्राकृतिक रूप से देखा जाए, कितना डीजल पेट्रोल बच रहा था, पॉल्यूशन बच रहा था, बस प्रोडक्शन कम था। नहीं, प्रोडक्शन भी उतना ही था, बस टाइम ज्यादा लग रहा था, टाइम और मेहनत लग रहा था। हाँ बस एफिशिएंसी थोड़ी सी खराब हो रही थी। हाँ, टेराकोटा एक मटेरियल है मूर्ति बनाने का, मिट्टी होती है एक किस्म की,
एक मटेरियल है एक तरीके का, जैसे पड़ुआ मिट्टी टाइप की होती ना, वैसे ही टेराकोटा एक अलग किस्म का मटेरियल है, उससे मूर्तियां बनी है उस समय, है ना। तो वो मूर्तियों का यहां पे जिक्र कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, अच्छा, हड़प्पा सभ्यता में ज्यादातर जो जगह है ना वो अर्ध शुष्क क्षेत्र है, इसका मतलब है पानी कम बरसता है, जैसे राजस्थान में। अब वहां तो पानी बरसता नहीं ज्यादा, पाकिस्तान वाले इलाके में भी पानी कम बरसता है। अब पानी कम बरसता है, इसका मतलब है कि आपको सिंचाई की जरूरत पड़ेगी नहीं। तो यहां पर क्या होता था, इस समय खेती करने के लिए एक और इंपॉर्टेंट चीज थी कि आपको सिंचाई करनी पड़ेगी, जिसके लिए नहर व्यवस्था भी एक आध जगह देखने को मिली है, ठीक। नहरों के अवशेष मिले हैं कहां से, सोर्तगुई अफगानिस्तान में, लेकिन पंजाब और सिंध में नहीं मिले। और हड़प्पा के लोग जो हैं वो कृषि के साथ साथ बड़े पैमाने पर पशुपालन करते थे, मैंने कहा था ना। हम फिर से वही बात कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर थोड़ा सा टफ था इस समय। टफ इसलिए भी था, एक तो सिंचाई की दिक्कत है ना, एक सिंचाई की दिक्कत है। दूसरा, यहां इतने अच्छे खेत नहीं है कि प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी हो। हाँ, इस इलाके में फर्टिलिटी जो थी जमीन में, खास करके राजस्थान वाले इलाकों में, वो ज्यादा अच्छी नहीं थी। राजस्थान गुजरात में कहां फर्टिलिटी अच्छी है, हड़प्पा के किनारे वाले जो इलाके हैं पाकिस्तान में, वहां अच्छी फर्टिलिटी थी। हाँ, वहां पर तो अच्छी फर्टिलिटी है, लेकिन अब राजस्थान में कहां अच्छी फर्टिलिटी मिल जाएगी। हाँ, वहां मिला है, ऐसी बात नहीं है, यहां पर भी तो लोग थे। हाँ, हालांकि ये बहस का मुद्दा ही बना रहेगा कि पशुपालन ज्यादा कि कृषि, लेकिन मेरा मानना यही है पशुपालन ज्यादा था, कृषि कम थी। नहीं मानते हो तो उत्तर वैदिक काल के बाद आपको ये दिखने लगेगा। यस, नहीं तो हम बढ़ तो क्रम से ही रहे ना। पशुपालन में इस समय जब बैल है, हाँ बकरियां थी और भेड़ें भी थी। हाँ, बकरियां भेड़ें ज्यादा पालते थे, बकरी और भेड़ ज्यादा पालते थे। ऊन का भी व्यापार करते थे लोग, ऊन का भी ट्रेड करते थे, धागे बनाते थे, कपड़े भी बनाते थे, ये सब भी होता था। देखो, घोड़े के साक्ष्य मिले हैं सूक्ष्म रूप में मोहनजोदड़ो से, ठीक है। और जो हड़प्पाई संस्कृति है उसमें भले ही घोड़ा बहुत प्रमुख नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़े बहुत साक्ष्य जरूर मिले हैं। घोड़ा उतना प्रमुख नहीं रहा इस समय, ये बात तो ध्यान रखना, घोड़ा उतना प्रचलित नहीं था इस समय, ठीक। चलिए, ये एग्रीकल्चर की कुछ खास स्थितियां हैं, इन पॉइंट को आप लिख लेना। अभी लिख लोगे, अभी लिखोगे? हाँ, बोल देना, जल्दी लिख लोगे? हाँ, एग्रीकल्चर लिख लो, सेंड कर दें, लिख लो। हाँ, नहीं आप नहीं, आप तो हम सबकी बात मानेंगे, एक की नहीं मानेंगे। लिख लोगे ना? नहीं लिखोगे घर पे? नहीं, कौन नहीं लिखेगा ये बताए? तुम भी नहीं लिख पाओगे। हाँ, क्या करें भाई। चलो लिखो, हड़प्पा काल में कृषि, हेडिंग डालो, हेडिंग डालो, लिखा देते हैं, कुछ नहीं हो सकता। लिखो हड़प्पा काल में कृषि, उसमें पहला पॉइंट लिखो, लेकिन हड़प्पा काल के लोगों ने सबसे पहले कपास की खेती की। हड़प्पा काल के लोगों ने सबसे पहले कपास की खेती की। परंतु
परंतु गेहूं और चावल इस समय की मुख्य फसलें थी। परंतु गेहूं और चावल के साक्ष्य कम मिले हैं। नहीं, देखो, नहीं, मेरी बात समझो। हम इससे पहले भी नियोलिथिक एज में पढ़ चुके हैं कि चावल अच्छे से हो रहा है, नियोलिथिक एज में भी पढ़ चुके हैं। लेकिन यह बात सही है कि यहां पर हमें, अब चूंकि चावल है, उसके दाने कहीं कहीं मिल सकते हैं, कहीं नहीं, तो दाने मिले हैं बट कम मात्रा में मिले हैं, ये जरूर है। बट ये नहीं कह सकते हैं कि यहां पर कम खेती होती थी, है ना, फसलें अभी भी उतनी हैं। हाँ, गेहूं और चावल मुख्य फसलें थी। चावल के साक्ष्य लोथल से, चावल के साक्ष्य लोथल से, बाजरा के सौराष्ट्र से, लोथल से, लोथल से, बाजरा के साक्ष्य सौराष्ट्र से, बाजरा के साक्ष्य सौराष्ट्र से। क्या? हाँ, मिले हैं। रागी व सरसों का उत्पादन कालीबंगा में, रागी व सरसों, रागी व सरसों के साक्ष्य कालीबंगा से मिले हैं। रागी व सरसों के साक्ष्य कालीबंगा से मिले हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखें, गन्ने का कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। गन्ने का कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। गन्ने का कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। अगला पॉइंट लिखें, यहां पर बैलों से जुते हुए खेत के, बैलों से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। बैलों से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा में ही मिले थे। बैलों से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। इसके बाद अगला पॉइंट लिखो। हाँ, चावल मोहनजोदड़ो में भी रहा होगा, ऐसी बात नहीं है। हमने एक ही एक जगह का नाम लिखा, अलग अलग किताबों में अलग अलग जगह लिखी हैं, कई तरीके की जगह लिखी हैं। अभी जब हम सिटीज पे आएंगे तो उनमें भी लिखाएंगे कि कहां से क्या मिला है। जैसे मान लो हड़प्पा लिखाएंगे तो हड़प्पा से जो जो चीजें मिली हैं उन सब चीजों को लिखाएंगे, ठीक है, तो वहां से और स्पष्ट हो जाएगी तस्वीर। ठीक है, कौन सी? अगला पॉइंट लिखो, यहां खेती के लिए सिंचाई की आवश्यकता होती थी। यहां खेती के लिए सिंचाई की आवश्यकता होती थी। मैं पॉइंट ही लिखा रहा हूं, बस शॉर्ट में लिखा रहा हूं। यहां खेती के लिए सिंचाई की आवश्यकता होती थी। खेती के लिए सिंचाई की आवश्यकता होती थी, जिसके लिए नहरों के अवशेष मिलते हैं, जिसके लिए नहरों के अवशेष मिलते हैं, जिसके लिए नहरों के अवशेष मिलते हैं, जिसके लिए नहरों के अवशेष मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखें, यहां के लोग कृषि के अलावा बड़े पैमाने पर पशुपालन भी करते थे। यहां के लोग कृषि के अलावा बड़े पैमाने पर पशुपालन भी करते थे। यहां के लोग कृषि के अलावा बड़े पैमाने पर पशुपालन भी करते थे। बड़े पैमाने पर पशुपालन भी करते थे। कृषि के अलावा बड़े पैमाने पर पशुपालन भी करते थे।
अगला पॉइंट लिखें, हड़प्पा संस्कृति में घोड़े का कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं है। घोड़े का कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं है। चलिए फाइनली आते हैं इस समय की इकोनॉमी पे, कैसे इस दौर की अर्थव्यवस्थाएं चल रही थी, कैसे ट्रेड हो रहा था, किस जगह पर हमें सबूत मिले हैं, क्या मिला है, उन सारी बातों पर आते हैं। तो सबसे पहली जरूरी बात यह है कि हमें मोहरें बहुत सारी मिली हैं और इन मोहरों पर जो लिपि मिली है वो भी एक समान है, एक जैसी है। लिपि समझते हो? अक्षरों की बनावट, स्क्रिप्ट, अक्षरों की बनावट, है ना, जैसे अक्षर यहां लिखे हैं वैसे ही अक्षर वहां भी लिखे हैं। इसके अलावा वजन और मापन की विधियां भी मिली हैं, मतलब बाट तौल, यानी कि आदमी नाप तौल के ही चीज दे रहा होगा, ऐसे नहीं कि उठाया झोला है मुट्ठी भर दाना दे दिया, ये कुछ नहीं है, माप तौल के बकायदा। क्या चीज? हाँ, उसका माप तौल का भी एक तरीका होता है, ग्रेन इसका अलग होता था, ये बात सही है। हाँ, 16-32 करके होता था, सही बात है। वजन और मापन की विधियां मिली हैं सिंधु घाटी सभ्यता से। तो सीधी सी बात है, जब मोहरें हैं, जहां लिपि है और जहां वजन मापन है, वहां मतलब है कि लोग दुकान खोल के बैठे होंगे, कुछ माप तौल रहे होंगे, है ना, अपनी मोहर लगा करके बता रहे होंगे कि ये हमारा सामान है ना। तो कहीं ना कहीं ट्रेड हो रहा था, व्यापार हो रहा था। इससे एक बात तो स्पष्ट है कि इस समय के लोग व्यापार करते थे, क्योंकि इस समय मोहरें मिली हैं, माप तौल के आइटम मिले हैं और स्क्रिप्ट मिली है, एक समान लिपि मिली है। ठीक। दूसरी बात, अब ये व्यापार किस चीज का ज्यादा कर रहे हैं, ये गौर से देखना। ज्यादातर कर रहे हैं ये लोग पत्थर का, अलग अलग तरीके के नग जो होते हैं, पत्थर जो होते हैं, उनका कर रहे हैं। धातुओं का कर रहे हैं, जो भी धातुएं लोगों ने खोजी होंगी उन, हाँ, कहां से ही ज्यादा था। हाँ, सीप या शंख का व्यापार भी करते थे। सीप या शंख जो समुद्र से मिलता है हम लोगों को, समुद्र से जो शंख बजाते हैं ना पूजा में, हाँ, तो ये क्या, कैसे मेटल है, ये सब तो प्राकृतिक तौर पर मिलते हैं ना, जैसे मोती है, मोतियों का व्यापार भी होता था। मोती तो सीप से ही निकलना है, तो सीप का व्यापार ही मोती के लिए हो रहा है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि इस समय के लोगों को आकर्षक चीजें बहुत भाती थी। इस समय आप देखेंगे कंघा भी मिला है, महिलाओं के सौंदर्य की चीजें भी मिली हैं, लिपस्टिक वगैरह भी मिली है। हाँ, तो इसका मतलब यह है कि ये लोग काफी आगे बढ़ चुके थे। चूड़ियां मिली हैं, चूड़ियां भी मिली हैं, तो इसका मतलब है कि लोग बहुत सारी चीजें बनाते थे और तब ट्रेड करते थे। तो अच्छा खासा मैच्योर स्टेज का व्यापार दिखाई देता है ना। लगभग हर रोजमर्रा की वस्तु ये लोग ट्रेड कर रहे थे, सिर्फ एग्रीकल्चर पे फोकस थे ये नहीं कह सकते, ठीक है, बहुत सारी चीजों का ट्रेड कर रहे हैं। हाँ, मुद्रा का प्रयोग होता ही नहीं था, धातु मुद्रा खास करके। कैसी प्रणाली थी? वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु गुड्स एक्सचेंज मेथड क्या है? हाँ, बाल्टर सिस्टम भी इसी कहते हैं। एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु ले लेना। जैसे मान लो मेरे खेत में टमाटर उपजाया गया, तुम्हारे खेत में आलू। अब तुमको आलू के साथ टमाटर की जरूरत है, मुझे टमाटर के साथ आलू की जरूरत है, तो मैं अपना 1 किलो टमाटर तुमको दूंगा, बदले में तुम्हारा 1 किलो आलू ले लूंगा। तो ये क्या है? गुड्स का एक्सचेंज, एक्सचेंज ऑफ गुड्स। कहने का मतलब यह है कि मान लो इन लोग को पत्थर बेचना है, तो हो सकता है कि सीप के बदले में वो किसी को पत्थर दे दें। किसी के पास सीप है, किसी के पास पत्थर है, उन्होंने कहा तुम ये पत्थर ले लो, बहुत बढ़िया वाला है ना, और मुझको बदले में क्या दे दो? सीप दे दो। तो एक्सचेंज कर लिया। तो गुड्स को एक्सचेंज करके ये लोग ट्रेड कर रहे हैं। और व्यापार वही है कि हमारे पास ये वस्तुएं आ गई, ये वस्तुएं आ गई, वस्तुओं का आदमी ढेर लगा जा रहा, हमारे घर में ये गुड है ना, ये वस्तुएं हैं, वही उसका धन है। ठीक।
अरब सागर का जो तट है, याद आया, गुजरात के आसपास वाला, वहां पर आप देखेंगे आपको पोर्ट दिखाई देंगे, पोर्ट, बंदरगाह, बंदरगाह का सिस्टम आपको दिखाई देगा। खास करके लोथल में अच्छा खासा मैच्योर स्टेज का बंदरगाह मिला, तो वो इसी बात की तरफ इशारा कर रहा है कि अच्छा खासा नौवहन प्रणाली है, नेविगेशन सिस्टम है। इसका मतलब है लोग समुद्री व्यापार भी कर रहे होंगे, यानी कि ये जो व्यापार हो रहा है, ट्रेड हो रहा है, ये समुद्र के रास्ते भी हो रहा होगा, है ना, समुद्र के रास्ते भी ट्रेड हो रहा होगा। इन्होंने उत्तरी अफगानिस्तान में व्यापारिक बस्तियां स्थापित की थी और मध्य एशिया के साथ भी व्यापार के साक्ष्य मिले हैं, अच्छे खासे साक्ष्य मिले हैं, यानी कि ट्रेड इंटरनेशनल है। अफगानिस्तान हो या मिडिल एशिया हो, सब जगह ये लोग ट्रेड कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं। दजला फरात नदियों की भूमि क्या है? इराक, इराक यानी मेसोपोटामिया की सभ्यता, और वहां पर भी हड़प्पा सभ्यता वालों के देख रहे हो व्यापारिक संबंध बड़े अच्छे हैं, क्योंकि यहां से भी मोहरें मिली हैं हड़प्पा, ठीक है, तो हम लोग इनके साथ भी ट्रेड कर रहे हैं। आप देख रहे हैं इराक के साथ कर रहे हैं, ईरान के साथ कर रहे हैं, अफगानिस्तान के साथ कर रहे हैं, मिडिल एशिया के साथ कर रहे हैं, मतलब जो चाइना के लेफ्ट में जितने भी देश हैं, जो तान वाले, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ये सब, तो यहां पर भी ट्रेड हो रहा है, व्यापार हो रहा है इन लोगों का। ये हड़प्पा वाले जिस मार्ग के जरिए व्यापार करते थे उसका नाम था लैपिस लाजुली, लैपिस लाजुली इसको बोला गया है। और ये जो मार्ग था कहते हैं कि उच्च लोगों की सामाजिक पृष्ठभूमि से संबंधित था, है ना। अब लैपिस लाजुली का जो रूट है वो कैसा है, ये तो आपको अलग से देखना पड़ेगा। लैपिस लाजुली, ये वर्ड बहुत कम मिलेगा किताबों में, पढ़ा है, एनसीईआरटी में ही लिखा है ये लैपिस लाजुली। अब कौन सी क्लास में ये मेरे को याद नहीं है, क्योंकि ये मैंने पीडीएफ बनाई उसी से थी, एनसीईआरटी से ही, ठीक है। तो लैपिस लाजुली जो है, ठीक है, ये पॉइंट सारे लिखा दिए जाएं। शिल्प कला पर आते हैं। अब आते हैं शिल्प कला। इस समय शिल्प कला मतलब हाथों से लोग क्या क्या चीजें बना सकते थे, किस तरीके से चीजें मिली हैं। तो पहली बात तो यह है कि ये कांसे की वस्तुएं निर्मित करने की विधि जो थे अच्छे से जानते थे। कांसा कैसे बनेगा और कांसे से कोई वस्तु बनानी है तो वो कैसे बनेगी। कांसा समझते हो, ब्रॉन्ज कैसे बनता है, कॉपर में क्या मिलाना पड़ता है, टिन मिलाना पड़ता है, उसको मिलाने पर बनता है ब्रॉन्ज। और ब्रॉन्ज से बर्तन वगैरह कई चीजें थी जो ये लोग बनाते थे उस दौर में। तो तांबा सबसे ज्यादा राजस्थान की खेतड़ी के खान से प्राप्त होता है, और टिन ऐसा माना जाता है कि अफगानिस्तान से लोग लाते थे, ऐसा माना जाता है कि अफगानिस्तान से लाते थे, और उसको मिला करके ये क्या बना देते थे, ब्रॉन्ज बना देते थे। ब्रॉन्ज एक किस्म का एलॉय है, ठीक। दूसरी बात, बुनाई उद्योग में आप देखोगे आज की डेट में जैसे साड़ियां वगैरह जब बनती हैं तो उनके ऊपर ठप्पे लगाए जाते हैं डिजाइन बनाने के लिए, है ना। आपने देखा होगा बनारसी में शायद ऐसा ज्यादा चलता है, ठीक है, ठप्पा लगाया जाता है, ठप्पे का यूज होता है कलरफुल बनाने के लिए। तो वो जो ठप्पे थे ना, जो लकड़ी के बनाए जाते थे, तो जो ठप्पे हैं वो बहुत सी वस्तुओं पे पाए गए हैं, बहुत सारी वस्तुओं पे, यानी कि वो लोग उस समय इस चीज को बनाते होंगे, है ना। और ठप्पा है इसका मतलब साड़ियां भी बना रहे होंगे या डिजाइन वाली चीजें बना रहे होंगे, वस्तुएं, कपड़े, शर्ट्स, जो भी है इस तरीके की चीजें भी बना रहे होंगे। बड़ी बड़ी जो ईंट निर्मित संरचनाएं हैं, इससे पता चलता है कि जो राजगीर है, राजगीर यानी कि राजमिस्त्री, घर बनाने वाला, ठीक। और शिल्प, हाँ राजगीर, एक मिनट रुको, राजगीरी लिखा है, मतलब जो पेशा होता है वो पेशे की बात कर रहा है। राजमिस्त्री वर्ग के अस्तित्व के बारे में पता चलता है। सीधी सी बात है, पक्की ईंटों के घर हैं
तो राजमिस्त्री तो होता ही होगा, वरना बनाएगा कौन? मिस्त्री नहीं है तो कैसे घर बनेगा? तो राजमिस्त्री भी था। नाव भी लोग बना लेते थे, भाई व्यापार कर रहे हैं दूर दूर तक, मेसोपोटामिया तक, तो नाव बनाना तो आता ही होगा। तो नाव बनाने की विधि भी थी। मनका समझते हो? गड़े जैसा एक मनका भी बना लेते थे ये लोग, ठीक। मोहरे आप जानते ही हो, मोहर में उल्टा अक्षर लिखा होता है, ठप्पा लगा तो सीधा बन जाता है, तो मोहरे भी लोग बना लेते थे, है ना। टेराकोटा की मूर्तियां भी बना लेते हैं। तो यहां पर देख रहे हो अलग अलग चीजें लोग हाथों से बना रहे हैं, नाव भी बना ले रहे हैं, मनके भी बना ले रहे हैं, मोहरे भी बना ले रहे हैं और मूर्तियां भी बना ले रहे हैं। इन सबके साक्ष्य हमको मिले हुए हैं सारी चीजों के। जौहरी वर्ग जो है, जौहरी वर्ग समझते हो, जिसको आजकल सुनहार बोलते हैं, ये वर्ग भी है जो कि सोना चांदी और कीमती पत्थरों से आभूषणों का निर्माण कर रहा है। मतलब सोना चांदी लोग जानते थे, हाँ, सोने चांदी की ज्वेलरी भी है। ज्वेलरी में जैसे मैंने कहा चूड़ियां भी थी, ठीक है, तो चूड़ियां भी आदमी बना ही रहा होगा, लेकिन चूड़ियां बनती किसकी थी उस समय? कांच की, लाख की, मिट्टी की बनाते थे पका के। देखो, अच्छा, बर्तन बनाने में क्या थे? जो मिट्टी के बर्तन जैसे घड़े वगैरह हैं, ये सब जो पॉटरी का काम है, उसमें ये लोग क्या करते थे, एक स्वयं की विशेष विधि थी इनकी, खुद का एक स्पेशल था, जिसमें वो चमकदार बर्तन बनाते थे, शाइनी बनाते थे, पेंट भी कभी कभी करते थे। तो वो सारी चीजें भी देखने को मिलेंगी। तो ये कुछ खास बातें हैं इनकी शिल्प कला की, है ना। अब आते हैं आखिरी के दो हिस्से रह गए। एक तो इस समय का रिलीजन ही बचा है, उसके बाद जो प्रमुख शहर हैं उनसे क्या क्या मेला है, वो डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पेपर में खूब आता है। तो अब इस समय की धर्म की बात करते हैं, इस समय का रिलीजन कैसा था। तो अगर रिलीजन की बात करें तो सबसे पहली बात तो यह है कि नियोलिथिक एज के बाद के ही हम लोग हैं। तो एक बात बताओ, इंसान यहां पूजा पाठ करता होगा क्या? किसकी करता होगा? प्राकृतिक पूजा ज्यादा कर रहा है, हाँ, प्राकृतिक चीजों की पूजा कर रहा है, प्रकृति को ही भगवान मान के चल रहा है। जैसे टेराकोटा की जो लघु मूर्तियां हैं उनमें एक महिला का चित्र मिला है, मूर्तियों में एक चित्र मिला है, उसमें दिखाया गया है कि महिला के गर्भ से एक पौधा उग रहा है। एक मूर्ति है, एक महिला की मूर्ति है, जिसमें यह दिखाया गया है कि उसके गर्भ से एक पौधा उग रहा है। यह किस बात का संकेत है? हाँ, ये पृथ्वी, मतलब पृथ्वी जो हमारी है वो महिला क्या है? पृथ्वी माँ है, मतलब धरती है, ठीक है, और धरती माता है कुल मिलाकर के। और वो क्या कर रही है? फसल हमें दे रही है, हमारा पेट भर रही है, हमें अनाज दे रही है। यानी कि उन्होंने पृथ्वी को ही क्या माना है? देवी माना है। पृथ्वी को ही क्या माना है? देवी माना है। ये इस बात का सबूत है पहला। दूसरा दिखता है, ये पृथ्वी को उर्वरकता की देवी मानते थे, ये यही चीज है, ठीक है। पृथ्वी को क्या करते थे? उर्वरकता की देवी भी मानते थे, ठीक। इसलिए लोग क्या कर रहे थे? पृथ्वी की पूजा कर रहे थे। पृथ्वी की धरती माता की पूजा हम लोग आज भी करते हैं, ठीक। और मिस्र के लोग इसी समय नील नदी की पूजा करते थे, क्योंकि नील नदी से ही उनका घर चल रहा था, उसी के आसपास फर्टिलिटी थी, उसी की बदौलत सब कुछ था। आज भी वही है, नील नदी की बड़ी पूजा होती उधर, ठीक। हाँ हाँ हाँ, रिलीजन तो चेंज हो गया है। नहीं, पूजा करने का मतलब यह है कि पवित्र नदियां तो मानते ही हैं, हाँ, मान्यताएं तो हैं, ठीक। अच्छा, पुरुष देवता भी होते थे, ऐसा नहीं है ये जो एक महिला है, ये जो पृथ्वी की उर्वरकता की देवी है, तो सिर्फ देवी है ऐसा नहीं है, देवता भी है। जहां देवी वहां देवता भी होंगे। तो देवता के रूप में मोहरों पर एक 3 श्रृंगी चित्र मिला है। वो क्या है? योगी जी की मुद्रा में बैठे हैं, हाँ, एक चित्र मिला है, योगी जी की मुद्रा में बैठे हुए हैं। देवता के एक तरफ आपको हाथी मिलेगा, एक तरफ बाघ मिलेगा, एक तरफ गेंडा मिलेगा, और सिंहासन रखा है, उसके पीछे एक भैंसे का चित्र भी मिलेगा, और उनके पैरों के पास 2 हिरन मिलेंगे।
और कहा गया है कि यह मूर्ति दरअसल पशुपतिनाथ महादेव की है, ऐसा माना गया है। कहने का मतलब यह है कि आपके पास लोग हाथी की जानकारी रखते थे, लोगों के पास बाघ की जानकारी भी थी, लोग गैंडे को भी जानते थे, सिंह को भी, सॉरी भैंसे को भी जानते थे, हाँ सिंह नहीं जानते, भैंसे, और हिरन को भी जानते। कहीं घोड़ा नहीं दिखेगा आपको, मैंने पहले ही कहा घोड़े को उतना ज्यादा लोग नहीं जानते थे, ठीक है। तो क्या है, हाथी, गैंडा, भैंसा और हिरन इससे अच्छे खासे परिचित हैं। इवन मछली और वो जो पक्षी है, और जो वहां पर आपने देखा जमीन में बैठा हुआ लोमड़ी, उससे भी परिचित है। जो देखने को मिल रहा है उससे परिचित है। कुत्ता तो बहुत पहले से जानते हैं, इंसान ने सबसे पहले कुत्ता ही पाला, है ना। बहुत सारे जो हमारे पत्थर हैं उस पर चित्र दर्शाए गए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग वृक्ष और पशुओं की पूजा करते थे, ये आज भी होता है, आज भी हम लोग वृक्ष और पशुओं की पूजा करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण पशु कौन सा है, तो है एक सींग वाला गेंडा। कहां मिलता है, काजीरंगा। एक सींग वाला गेंडा असम में मिलता है। ये एक सींग वाला गेंडा जो है काजीरंगा में नहीं, काजीरंगा, हाँ काजीरंगा ही मिलता है, असम में मिलता है, ठीक है, असम में मिलता है। और इसके अलावा दूसरा महत्वपूर्ण पशु है कुबड़ वाला सांड। कुबड़ वाला सांड, जो नॉर्मल सांड होता है वही कुबड़ वाला होता है, जो तुम लोग देखे हो। अच्छा, ताबीज भी प्राप्त हुए, मतलब लोगों को डर भी होता होगा, मतलब इस समय तांत्रिक वांत्रिक भी रहे होंगे जो ताबीज बना के दिए होंगे। ताबीज मिले ना, तो सीधी सी बात है, डरा दिया होगा कि भाई उर्वरता की देवी नाराज है, तुम्हारे खेत में फसल नहीं होगी, जाओ मर जाओ। तो कि ताबीज पहनोगे पानी बरसेगा या खेत में फसल अच्छी हो जाएगी, हो सकता है इस तरीके के चीजें रही हों। तो धार्मिक जीवन में यही है कि लोग ईश्वर की जो पूजा कर रहे थे वो कहीं ना कहीं उसमें वृक्ष और पशु ज्यादा शामिल हैं। वृक्ष की और पशुओं की पूजा ज्यादा कर रहे हैं, कुबड़ वाले सांड की पूजा कर रहे हैं, ठीक है। स्वास्तिक का चिन्ह भी मिला है, ध्यान रखिएगा। मोहनजोदड़ो में एक मोहर मिली है, मोहर पर स्वास्तिक, स्वास्तिक का साइन जानते हो सब? कौन कौन स्वास्तिक का चिन्ह जानता है यहां पे? शिवानी बताओ, स्वास्तिक चिन्ह क्या होता है? प्लस का होता है स्वास्तिक का चिन्ह। स्वास्तिक का चिन्ह नहीं जानती हो? उसको बोलते क्या है तुम्हारी आज की भाषा में, ये बताओ। सतिया बोलते हैं, हाँ अब सही बोल। ये ऐसी एक मोहर मिली है, स्वास्तिक का चिन्ह उस पर बना हुआ है, ठीक है। तो यहां से दो तीन चीजें हैं जो मैं खुद भी अनुमान कई दफा लगाता हूं। अगर इन लोगों के रिलीजन को देखा जाए तो ये हिंदू रिलीजन के ही दिखाई देते हैं, है ना। अगर इन लोगों का ओवरऑल अगर आप रिलीजन टटोलने की कोशिश करोगे तो बहुत हद तक आपको हिंदू रिलीजन ही दिखाई देगा, चाहे पशुपति महादेव के तरीके से, चाहे कुबड़ यानी नंदी बाबा की बात हो रही है ना, या फिर आप समझ सकते हो कि सतिया के माध्यम से। अच्छा, अपने रिलीजन में यह भी होता है कि हम लोग क्या करते हैं, प्रकृति की चीजों की पूजा कुछ ज्यादा ही करते हैं। नहीं, हम लोग पीपल के वृक्ष को भी पूजते हैं, है ना, धरती को भी पूजते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं, सूर्य देवता को पूजते हैं। मतलब इस नेचर में जितनी भी चीजें हैं, अगर मतलब हमको कुत्ता भी मिल गया तो ये कह के पूज लेते हैं कि दुर्गा माता की सवारी है, भैरव बाबा की कह लो, दुर्गा माता के भी उसमें पूजा पाठ में खिलाया जाता है उसको, ऐसी मान्यताएं हैं। शेर मिल गया वो भी दुर्गा माता का, है ना, चूहा मिल गया, गणेश जी मिल गए। कहने का मतलब है हम लोग हाथी हो, चूहा हो, मतलब ज्यादातर जो जानवर जीव जंतु हैं जो ज्यादातर प्रचलित हैं, ज्यादातर लोग जानते हैं, वो किसी ना किसी देवता से जुड़े हुए हैं। ऐसे ही प्रकृति की लगभग हर चीज, फिर चाहे पेड़ पौधे हों, जीव जंतु हों, या ग्रह नक्षत्र तारे, ये ग्रह वगैरह हों, ये सारी चीजें
हर किसी में कोई ना कोई हम लोग देवता ढूंढते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब यही हो गया कि ये सब लोग भी वही कर रहे हैं। हालांकि ये किसी ने नहीं स्पष्ट तौर पर कहा कि हड़प्पा कालीन लोग किसी इस धर्म के लोग थे, हिंदू धर्म के या कोई धर्म की बात किसी ने खुले तौर पर नहीं कही है। लोग कहते थे ऐसी ऐसी मान्यताएं थी, लेकिन जिस समय हड़प्पा सभ्यता, अब चूंकि हमने धर्म की बात कर ली है, इसके बाद हड़प्पा सभ्यता का पतन होगा। पतन जिस समय हो रहा है लगभग 1500 बीसी, ठीक है। 1500 बीसी के तुरंत बाद सिटी खत्म, गांव शुरू, और गांव में ऋग वैदिक कालीन व्यवस्था स्टार्ट हो, रिवर्स हो रहा है, गांव स्टार्ट हो गया। अब ये कैसे हुआ, जो मैं इसका कंक्लूजन निकाल पाया, बहुत सारे लोगों ने भी यही निकाला है। कहते हैं कि या तो यहां कोई महामारी आ गई थी या बाढ़ आ गई थी। बाढ़ मुझे उतना प्रोन नहीं दिखता जितना महामारी दिखती है। हाँ, बाढ़ अगर आई होती तो चीजें बहकर कहीं तो जाती, कहीं से तो कुछ मिलता। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कोई महामारी आई होगी, कोरोना जैसी कोई, और महामारी आने की वजह से लोगों ने कहा होगा कि सिटी छोड़ो, सिटी में सब इकट्ठे रहते हो, इसलिए यहां पर क्या है कि हमने यहां पर ये महामारी तेजी से फैल रही है, तो लोगों ने कहा तुरंत इस स्थान को छोड़ करके भागो। तो सारे लोग जितने भी ज्यादा से ज्यादा हुए होंगे लोग भाग गए होंगे वहां से, और भाग करके ये थोड़ा सा और ईस्ट में गए, मतलब इंडिया में ही जो गंगा का क्षेत्र है और जो सरस्वती का है, सरस्वती गंगा के इधर साइड आ गए, और इस क्षेत्र में आकर के जगह जगह छोटे छोटे इन्होंने कबीले बना लिए, गांव बना दिए। अब इन्होंने कहा कि भाई एक साथ रहोगे तो दिक्कत है, अलग अलग रहो नहीं तो महामारियां फैलेंगी, और साथ ही साथ कहा कि वैसी सिटी मत बनाओ, सिटी के अपने डिसएडवांटेज भी हैं जो कि उनको अब पता चले, इसलिए उन्होंने गांव बनाया। दूसरी बात ये भी हम कह सकते हैं, श्लोक हैं उनके जरिए देवताओं को खुश करने में लगा हुआ है, यज्ञ पे यज्ञ किए जा रहे हैं, देवताओं को खुश किए जा रहे हैं, देवताओं की स्तुति के मंत्र ही मंत्र हैं, उनको लेकर के संगीत हैं, उसमें कोई विघ्न ना पड़े, कोई उसके लिए जादू टोना की व्यवस्था करी, तो ये सारी चीजें हम लोग कर रहे हैं। तो ये इस बात को कहीं ना कहीं दिखाता है कि वही लोग जो धार्मिक रूप से अभी तक मैच्योर नहीं थे, वो आगे जाकर के ज्यादा मैच्योर हुए, क्योंकि उनके अंदर एक डर आ गया कि अब तो सिर्फ भगवान ही बचा सकता है। तो इसलिए उनके कल्चर में भी चेंज आया, उनके रहन सहन में भी अंतर आया, और शायद इसीलिए एक धार्मिक भावना का उद्भव भी होता हुआ हमें दिखाई देता है। ये मेरा अपना मानना है, किसी किताब में नहीं लिखा है, ठीक है, लेकिन हाँ कड़ियां जो जोड़ी हैं वो बिल्कुल सत्य हैं, ऐसा ही हुआ है, ठीक है। लेकिन किस वजह से हुआ होगा ये आप अपनी राय भी बना सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है, क्योंकि ये किसी ने भी स्पष्ट तौर पर नहीं कहा कि हड़प्पा सभ्यता का अंत क्यों हुआ, कोई गारंटी नहीं आज दिन तक ले पाया है। तो हम भी कह देंगे तो हमारा भी सत्य माना जाएगा, क्योंकि वो भी गारंटी से नहीं कहा जाएगा। तो ये तुम भी नहीं कह सकते हो मां साहब तुम्हारा गलत है अनुमान, है ना, कुछ तो कारण रहा होगा। हो सकता है बाढ़ की वजह से ही सब लोग घर छोड़ छाड़ के चले आए हो, जैसा कि मोहनजोदड़ो मूवी में भी दिखाया। चलिए कल हम लोग क्या करेंगे, आखिरी दिन होगा इस चैप्टर का, और जैसे कुछ इंपॉर्टेंट सिटी हैं 8 से 10, उनकी प्रमुख विशेषताएं और वहां से क्या क्या मिला ये पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर करेंगे, है ना।